हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अंजलि देशपांडे की लिखी हुई कहानी एक लड़की। अंजलि देशपांडे जी लेखिका होने के साथ साथ एक पत्रकार और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने महिला आंदोलन और भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के न्याय संघर्ष सहित कई अभियानों और आंदोलनों में भाग लिया है। वो एक उपन्यासकार भी हैं और मुख्यतः हिंदी में लिखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी एक लड़की। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। बात खत्म करके फ़ोन रखते ही खन्ना ने मुड़कर पत्नी से दंग होकर कहा, विश्वास नहीं करोगी, रत्ना को किसी ने छेड़ दिया। डाइनिंग टेबल पर आलू छीलते नीलू के हाथ रुक गए। वो भी कुछ हैरान हो गई थी। आदमी भी खासे गलीच होते हैं, उसने हिकारत से कहा। खन्ना समझ नहीं पाए कि ये हिकारत रत्ना के साथ छेड़खानी करने वाले आदमी की ज़रूरत पर थी या उसमें सुरुचि के अभाव पर। सोचने का वक्त भी नहीं था। रत्ना उनके दफ्तर में टाइपिस्ट थी और नीलू उसे नौकरी देने के खन्ना के दया भाव की रह रहकर तारीफ़ किया करती थी, जिससे खन्ना को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा था। बात बहुत बढ़ गई लगता है। पुलिस दोनों को थाने ले गई है, जाना होगा, क्या मुसीबत है। खन्ना ने नहाने का इरादा टाला और उतारी कमीज़ फिर पहनने लगे। तुम भी चलती तो अच्छा होता। आशा भरी निगाहों से उन्होंने नीलू को देखा। अगस्त की उमस भरी शाम किसी बदबूदार थाने में बिताने की नीलू की इच्छा नहीं थी और न मजबूरी, मगर अब तक रत्ना के प्रति दर्शाई गई हमदर्दी की असलियत का इम्तिहान था। मन मार कर आलू उठाकर किचन में रख आई और कपड़े बदलने लगी। ओम प्रकाश खन्ना का चादरों और दरियों के निर्यात का कारोबार था। पानीपत के कई उत्पादकों से माल आता था और उनके संग उठना बैठना था। उनकी पुरानी टाइपिस्ट 2 साल पहले हाथों में सोने के कलीचड़े पहनकर ऐसे ही एक उत्पादक के युवा सुपरवाइज़र का घर बसाने पानीपत चल दी थी। तब वो रत्ना को विरासत की तरह पकड़ा गई थी। सुपरवाइज़र के ताऊ की बेटी थी रत्ना। बाप किसी सरकारी महकमे में क्लर्क रिटायर हुआ था। 2 बेटियां ब्याह चुका था और रत्ना के बाद 3 और बच्चे रोटियों और कॉपी किताबों का बोझ उसकी बारीक पेंशन पर लादे बैठे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। ऐसी लड़कियों की अंग्रेजी कहाँ अच्छी होती है। खन्ना बहुत हिचकिचाए, आनाकानी की, मगर सुपरवाइज़र और मुँह लगी टाइपिस्ट के अनुरोधों ने हिचकिचाहट को इनकार में नहीं बदलने दिया। बिना लड़की से मिले हाँ कह बैठे। पहले दिन रत्ना दफ्तर आई तो खन्ना ने अपने कमज़ोर इच्छा शक्ति को उतना ही कोसा जितना अपनी पुरानी टाइपिस्ट और उसके पति को। रत्ना को देखते ही खन्ना को लगा था, हो ना हो मौत का यही रंग होगा। चेहरा अस्वाभाविक रूप से जर्द था। लगता था बेरंग त्वचा के नीचे पीली परत बिछी हो, जो कभी कभी अचानक ज़्यादा पीली हो जाती थी। चिपचिपे से काले बाल माथे से इतने सटाकर लंबी चोटी बांधती थी कि चपटा चेहरा और चपटा लगता था। एक आँख कुछ बड़ी थी जिससे वो बौराई सी लगती थी और इस बड़ी आँख की पुतली उसके उत्तेजित होने पर माथे पर चढ़ जाया करती थी। मुँह पर फुंसियों के झुंड थे। लगता था किसी ने ऑलपिन खोस दिए हों। फुंसियाँ जाती ही ना थीं, बस इधर की उधर हो जाया करती थीं। एक बार खन्ना ने पूछ लिया था कि तबीयत खराब रहती है क्या, तो रत्ना ने बड़ी गंभीरता से कहा था, हाजमा खराब रहता है सर। उम्र 25 से कम न रही होगी, अनब्याही थी और खन्ना को यकीन था कि अनब्याही ही रहेगी। एक आंख बड़ी होने से चेहरा असंतुलित लगता था। लोग भी अपने बच्चों को कैसे भ्रामक नाम देते हैं। खन्ना ने मन ही मन सोचा और ठान ली थी कि काम में कोई नुक्स निकालकर महीने 2 महीने में उसे चलता कर देंगे। 50 पार कर चुके थे, ज़्यादा कुछ करने का साहस नहीं था, मगर नयन सुख का अधिकार तो रखते ही थे। वो भी इस लड़की के चलते खो बैठे। खन्ना बहुत क्षुब्ध थे। एक बार नीलू दफ्तर आकर रत्ना से मिली तो बहुत खुश हुई। उसने उन्हें बेचारी लड़की को नौकरी पर रखे रहने का आग्रह दोहराया। नीलू के मन में लड़की के लिए उमड़ी उमता का भेद खन्ना से छिपा नहीं था। ऐसी लड़कियां दाम्पत्य सुख के लिए खतरा नहीं बनती, इसीलिए वे कहते भी घबराते थे कि लड़की से इतना लगाव है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवा देती। लड़की के जीवन में शहनाई सुनने की आस तो जगे।
पत्नी की वो अनसुनी कर भी देते और रत्ना को बाहर का रास्ता दिखाते, मगर खन्ना को उसके काम में नुक्स का बहाना भी न मिला। लड़की की अंग्रेजी खराब नहीं थी, गजब की हिम्मत भी थी उसमें। कोई तकनीकी लफ्ज़ समझ में नहीं आता तो वो धीरे से पीछे कुर्सी खिसका कर धम्म धम्म चलती हुई उनके सामने आ खड़ी होती, कतई न घबराती और कहती कि उसे कैपिटल लेटर्स में लिख दें। गलती वो कम करती थी, एक बार सीखा शब्द याद रखती थी, दफ्तरी खतों के अंदाज सीख गई थी और जल्दी ही खन्ना की अपाठ्य लिखाई अच्छे से पढ़ने लगी थी। उनके कूड़ेदान में खराब हो गए कागज़ों के टुकड़े कम हो गए। काम में रत्ना निपुण थी और खन्ना सोचते हो भी क्यों ना, ध्यान कहीं और बटे, इसके लायक तो कुछ है नहीं उसके पास। रत्ना हर काम बड़े मनोयोग से करती थी। गोविंदपुरी की तरफ रहती थी, 2 बसें बदल कर भी समय से शाहपुर जाट के दफ्तर में आ पहुंचती। टाइपराइटर पर से प्लास्टिक का कवर उतारती, नर्म मलमल के कपड़े से उसे अच्छी तरह पोंछती और सफ़ेद करारे कागज़ों के बीच मुलायम कार्बन की परतें छोरों से पकड़कर चढ़ाती कि दाग ना लगे, ना उंगलियों पर ना कागज़ पर। बहुत सहज कर उन्हें टाइपराइटर में चढ़ाती। हर दूसरे दिन मलमल के कपड़े को तहाकर अपनी सस्ती रैक्सीन के हैंडबैग में घर ले जाती, धोकर सुखा कर ले आती थी। वो दफ्तर में बैठी अविराम टाइपिंग करती थी। दिन भर टाइपराइटर का रोलर खिसकाने की आवाज़ के अलावा वो कुछ और सुनती थी, इसमें संदेह था। एक बार खन्ना ने सोचा कि कंप्यूटर खरीद लें तो इससे पीछा छूटे। दफ्तरों में अब कंप्यूटर का चलन होने लगा था। तुम कंप्यूटर तो नहीं जानती हो ना? उन्होंने पूछा था। सीख लूँगी सर। आप खरीदने वाले हैं? रत्ना ने अपनी भावहीन आंखें उनके चेहरे पर टिकाकर आश्वासन दिया। खन्ना को विश्वास था सीख लेगी और बेहतरीन काम करेगी। उन्होंने कंप्यूटर खरीदने का इरादा छोड़ दिया। खामख्वाह 50-60 हज़ार का खर्चा हो जाता और इसको चलता करने की मुराद भी पूरी ना होती। दफ्तर छोटा सा ही था, मगर रत्ना की किसी से खास जमी नहीं। महीने 2 महीने में अकाउंटेंट से चपरासी तक एक बार तो उससे पूछ ही लेते थे, कोई खुशखबरी है क्या? अपनी असंभव शादी की तरफ इशारे के इस क्रूर प्रहार का वो निर्विकार निरुत्तरता से मुकाबला करती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। उस रत्ना को किसी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो थाने पहुंच गई? खन्ना हैरान होकर सोच रहे थे। मन में थाने जाने की मजबूरी की खींच के चलते एक बार ये ख्याल भी आया था कि किसी ने छेड़ा तो रत्ना को, तो उसे अपनी प्रशंसा समझकर खुश हो जाना चाहिए था। तमाशा करके पुलिस तक जाने की क्या ज़रूरत थी? शराफत का तमगा हासिल करना चाहती है क्या? लड़की सचमुच दिमाग से खारिज लगती है। उधर रत्ना स्वभावानुसार अविचल थाने के बेंच पर बैठी खन्ना साहब के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उस पर हमला करने वाला लॉकअप में बंद था और कुछ देर पहले का कोलाहल अब उसके भीतर दही की तरह जम गया था। घर में खबर करने की कोई सूरत नहीं थी। जानती थी घर में सब लोग कुछ देर में परेशान हो उठेंगे, यहाँ जाने और कितनी देर लगे। मगर जो भी हो, घटनाक्रम उसके हाथों से निकल चुका था। रोज की तरह दफ्तर से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ी वो चुपचाप उस खाली जगह को निहार रही थी जहाँ बस को आकर खड़ा होना था और जहाँ कारें और ऑटो सरपट भाग रहे थे। उसकी आंखों को इधर उधर न देखने का अभ्यास था, इसीलिए वो उस आदमी को नहीं देख पाई थी जो उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। कितने ही लोग स्टॉप पर आकर खड़े होते हैं, धक्कापेल करते हैं। रत्ना बस हैंडबैग को बगल में दबोचे रहती थी कि कोई उसके थोड़े से पैसे न चुरा ले जाए। आदमी उसके और नज़दीक आया, तब भी रत्ना को अनहोनी की आशंका नहीं हुई थी। वो एक कदम दूर हट गई। आदमी यूं उसके हटते ही उसके और करीब आ गया, मानो उससे कुछ कहना चाहता हो। तब जाकर रत्ना ने आंखें उसकी ओर मोड़ी। छाती पर हाथ बांधे आदमी का दायां हाथ उसकी बाईं बगल के नीचे से निकला हुआ था, जिसमें 50 रुपए का नोट था। रत्ना से नज़र मिलते ही उसने नोट को जोर से हिलाया और भौहें चढ़ाईं। अचंभित रत्ना एक कदम और खिसकी। कम है क्या? आदमी ने हाथ बगल से निकाला और उसके और नज़दीक आ गया। तब रत्ना को समझ में आया कि आदमी उसी से बात कर रहा है। वो आगे बढ़ी और मुड़कर ठीक उस आदमी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तेरी माँ वेश्या है या बाप दलाल है? रत्ना ने अपने संयमित स्वर में उससे पूछा। आदमी सकपका गया, लगा कुछ गलत सुना है। उसके मुंह से निकला, क्या? मैंने पूछा कि तेरी माँ धंधा करती है या बाप दलाली करता है?
रत्ना ने फिर कहा। उसे कानों में अपने रक्तचाप की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। हो ना हो, इसी कारण उसने जरा ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में पूछा। स्टॉप पर खड़े लोग अब दोनों को देख रहे थे। आदमी इस बीच अपना नोट जेब में डालने लगा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था और जेब में नोट रखकर उसने रत्ना के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। राह चलती लड़की को खरीदने की पेशकश उसके परिवार पर चरित्र का कलंक नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत प्यारी थी। रत्ना डगमगाई नहीं। उसने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। टाइपराइटर पर चल चल कर कड़ी हो गई उंगलियों में संचित शक्ति से आदमी उससे गिरेबान न छुड़ा सका। छोड़ साली कुतिया, वो चीखने लगा। भीड़ अब चारों ओर से उन्हें घेर चुकी थी। आदमी कॉलर छुड़ा लेता तो शायद भाग लेता, मगर एक तो भीड़ रास्ते में थी, दूसरे लड़की में कमाल की दृढ़ता थी। रत्ना नहीं जानती थी वो क्या करना चाहती थी या क्या कर सकती थी। भीड़ के बीच बचाव और फब्तियों की आवाज़ उस तक पहुंच भी नहीं रही थी। संयोग ही था कि वहीं के थाने का हवलदार गुजर रहा था। भीड़ को देखकर आ पहुंचा और मामला भांप कर उसने आदमी को धर दबोचा। आदमी नौकरीशुदा लगता था। महीने का पहला हफ्ता ही था। हवलदार ताड़ चुका था। कमाई का मौका था। उसने भीड़ से दोनों को अलग किया। इसके खिलाफ केस कीजिए, रत्ना ने हवलदार की ओर मुड़कर अपने स्वभावगत ठहरे स्वर में कहना चाहा, मगर उसकी आवाज़ टूट गई। एक आंख माथे पर चढ़ने लगी। हवलदार कुछ असहज सा हुआ। फिर उसने आदमी को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोला, चल थाने। आदमी को घसीटता हुआ थाने ले आया था और रत्ना धीरे धीरे उनके पीछे चली आई थी। थाने में रत्ना खामोश बैठी रही और हवलदार आदमी को एक ओर ले गया। वो सुनती रही आदमी उस पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा था। कहता है तू धंधा करती है, हवलदार ने आकर उससे कहा। एक सब इंस्पेक्टर भी आकर उसे सिर से पैर तक ताड़ रहा था। जनाब, मामला इतना सीधा नहीं है, हवलदार ने सब इंस्पेक्टर से कहा। रत्ना अब तक संयमित हो चुकी थी। उसने साफ साफ पूरा वाकया बयान किया, अपना परिचय दिया और अपने चरित्र के सबूत के तौर पर खन्ना साहब को बुलाने को कह दिया। थाने के लोग खन्ना को जानते थे, पुराने कारोबारी थे। थाने से सीधे वास्ता तो नहीं पड़ता था, मगर इलाके के बड़े आदमियों में गिने जाते थे। सब इंस्पेक्टर ने रत्ना से उनके घर का नंबर लेकर फ़ोन कर दिया। आदमी भाग ना जाए इसलिए उसे लॉकअप में धक्का देकर हवलदार ने बाहर से कुंडी लगा दी। थाना अपने काम में मशगूल हो गया। रत्ना टकटकी लगाकर थाने के बाहर सड़क को देखती बैठी रही, जहां खन्ना की गाड़ी को आना था। सब इंस्पेक्टर ने कहा था, आ रहे हैं, बैठो। आधे घंटे बाद ही खन्ना आ पहुँचे। मारुति एस्टीम से उनके साथ उनकी पत्नी को उतरते देख रत्ना के मन में खन्ना के प्रति फिर कृतज्ञता जागी। बिना टाइपिंग टेस्ट लिए, बिना उससे मिले ही इस आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया था, जबकि कई दफ्तरों में टेस्ट में चिकनी त्वचा की लड़कियों से बेहतर टाइपिंग करके भी वो नौकरी पाने में नाकाम रही थी। सब इंस्पेक्टर ने खन्ना को पूरा वाकया कह सुनाया। आदमी पास ही के एक दफ्तर में क्लर्क है। कहता था लड़की को महीनों से देख रहा है, धंधा करती है। कहता है लड़की से पैसे को लेकर तकरार हो गई तो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। सब इंस्पेक्टर बोला। नीलू तब तक जाकर रत्ना के पास बेंच पर बैठ गई थी। खन्ना के मन में संदेह जागा, कहीं लड़की सचमुच खाली वक्त में काम तो नहीं करती। कौन जाने देह की भूख क्या क्या करवा लेती है। पैसे की तंगी तो खैर उसे थी ही। मुड़कर उसने रत्ना को देखा। रेक्सिन का हैंडबैग, भूरी सस्ती सलवार कमीज, काला दुपट्टा, पैर में कोल्हापुरी चप्पल, न लिपस्टिक न बिंदी, कान में बुंदे भी गिलट के ही लगते थे, कभी काले न पड़े थे। जब से आई थी यही बुंदे पहने रहती थी। उन्होंने रत्ना की दोनों असंतुलित आंखें अपने चेहरे पर टिकी पाईं। खुद अपने ही शक पर शर्म हो आई। संरक्षक का भाव जागा। उस बेशर्म आदमी की बात का भरोसा कर रहे हैं आप? ऐसा होता तो ये केस करने को क्यों कहती? खन्ना ने कहा। आप शरीफ आदमी हैं, नहीं जानते क्या कुछ होता है। हवा चली है जी आजकल। लड़कियां मनमाने इल्ज़ाम लगा रही हैं। रोज़ ऐसे केस आते हैं, आपको क्या बताएं। लड़की की ज़ुबान सुनेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। पूछिए क्या कहा इसने आदमी से, सब इंस्पेक्टर ने कहा। रत्ना उठकर उनके करीब आ गई। वो नीलू को बता चुकी थी कि क्या हुआ था। अब उसने खन्ना को पूरी बात कह सुनाई। नीलू और सब इंस्पेक्टर भी उसकी साफ गोई से ही नहीं, ठीक उन्हीं शब्दों में एक ही बात को बताने से उसके हुनर से चकित रह गए। पहले हवलदार को, फिर सब इंस्पेक्टर को, फिर नीलू को और अब खन्ना।
सबको रत्ना ने पूरी बात इस तरह सुनाई थी कि एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हुआ था। खन्ना ने वेश्या सुनते ही सकपका कर नीलू को देखा। दलाली सुनकर उन्होंने सर झुका लिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रत्ना को ये शब्द आते भी हैं। बैठो बैठो, अचकचा कर उन्होंने रत्ना से कहा। बहस छिड़ गई। खन्ना को लगा लड़की सच बोल रही है, इसमें शक नहीं, मगर केस करने की तुक उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। आदमी से माफ़ी मंगवाइए, उन्होंने कहा और नीलू की ओर देखा। नीलू अब तक मर्दों का मामला निपटा देने के मूड में थी। उसे लगा अब उसे दखल देना ही होगा। हवलदार चाय वाले को बोल आया था। चाय का गिलास हाथ में लेकर नीलू रत्ना के पास बेंच पर बैठकर उसे समझाने लगी। केस करने का क्या फ़ायदा, सालों कचहरी के चक्कर लगेंगे। उसने मुझे पैसे दिखाए, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अपनी असंतुलित आंखें नीलू की आंखों में गड़ाते हुए रत्ना ने कहा। नीलू घर से बेमन से चली थी, मगर रत्ना की दशा पर उसे दया आ गई। ये ख्याल भी आया कि कौन जज इसे देखकर मान लेगा कि किसी ने इसे छेड़ा होगा। सबूत भी क्या है, बस स्टॉप पर खड़े गवाह तो छितर गए। कचहरी में खामख्वाह तरह तरह की बातें कही जाएंगी। बदनामी लड़की की ही होती है। रत्ना सच बोल रही है, इसमें उसे शक नहीं था, मगर लड़की की इज्जत पर कचहरी में भी कीचड़ ही उछाला जाता है। फजीहत से बचो, उसने समझाया। केस करना ही चाहती हो तो कर सकते हैं, मगर सोच लो आसान नहीं है ऐसा केस लड़ना। उसने मुझे पैसे दिखाए, उसने मुझे थप्पड़ मारा, रत्ना फिर बोली। अब नीलू को उस पर गुस्सा आने लगा। रोज ही लड़कियों के साथ ऐसा होता है। देखो, उसे एक आध रात हवालात में बंद रहने दो, यही सज़ा काफ़ी है, नीलू ने कहा। फिर मुड़कर सब इंस्पेक्टर से बोली, उठक बैठक करवाइए, माफ़ी मांगेगा ठीक से, देखेंगे तब क्या करना है। खन्ना ने चैन की सांस ली। अच्छा ही हुआ नीलू को साथ ले आए। सब इंस्पेक्टर ने हवलदार की ओर देखा तो वो जाकर भीतर लॉकअप से आदमी को ले आया। चल माफ़ी मांग लड़की से, उसने कहा। आदमी रत्ना को देखते ही बिफर गया। इसने मेरी माँ को गाली दी, इससे माफ़ी मांगूंगा, साली धंधे वाली। नीलू तमतमा कर उठ खड़ी हुई। तूने तो बड़ा अच्छा काम किया ना कि तुझे गाली न देती। तेरे परिवार में कुछ खोट तो होगी कि ऐसे संस्कार तुझे मिले हैं। अब उसे भी लगने लगा था कि इस पर केस करना ही चाहिए। सड़क पर लड़कियों को पैसे दिखाता है, ऐसे संस्कार कहाँ से मिले। मैंने दी सर, मैंने इसे गाली दी, रत्ना ने कहा। खन्ना के मन में रत्ना के प्रति सम्मान भाव जागा। दबंग लड़की है, स्वाभिमानिनी है, बड़ी हूर है, परी है, जो मैं इसको पैसे देता। शक्ल तो देखो इसकी, साली के मुंह पर थूकूं भी नहीं। आदमी बोला। हूर नहीं हूँ तब तो तेरा ये हाल है, होती तो जाने क्या करता, रत्ना ने बेंच पर बैठे बैठे ही ऊंची आवाज़ में कहा। फिर उसने नीलू को समर्थन की आशा में देखा और दोहराने लगी। इसने मुझे पैसे दिखाए, मुझे थप्पड़ मारा। खन्ना पत्नी के गुस्से से परेशान हो गए। मामला संभलते संभलते बिगड़ने लगा था। थाने में खड़े होकर भी आदमी की अकड़ नहीं टूटी थी, इससे वे भी हैरान थे। किसी भी सूरत में वे केस करने के हक में नहीं थे। नीलू का क्या भरोसा, कल को कहने लगे बेचारी लड़की के साथ कचहरी चले जाना। थप्पड़ तो हम ही रसीद कर देते हैं इसके, सब इंस्पेक्टर बोला। हवलदार ने तड़ातड़ दो जड़ दिए आदमी के मुंह पर। नीलू ने कसकर डांट पिलाई, बोली, इसके घर वालों को बुलाओ, इसे इसके मोहल्ले में ले जाकर पीटो। फसाद बढ़ने लगा। बाहर अंधेरा हो चला था। खन्ना के बहुत कहने पर नीलू चुप हुई और हाँफती हुई फिर से रत्ना के पास जाकर बैठी। हवलदार आदमी को एक किनारे ले गया और सबकी नज़र बचाकर जेब खाली करवा ली। 462 रुपये निकले। साले, केस हुआ तो वकील ही हजारों झाड़ लेगा, इतने से काम बनेगा, उसने पूछा। अब जाकर आदमी को पता चला रात हवालात में कट सकती है और जेब पर डकैती तो पड़ेगी ही। घर से 1000 रुपये मंगवा कर देने का वायदा किया। चल माफ़ी मांग लड़की से, हवलदार ने धक्का दिया। आदमी आकर सब इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। अभी भी अकड़ा खड़ा था। खन्ना ने हिकारत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सब इंस्पेक्टर से बोले, लगता है ऐसे नहीं मानेगा, लाओ केस ही लिख लें, कल कचहरी में पेश कर देंगे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। आदमी बेंच की ओर मुड़ा। माफ़ कर दो, गलती हो गई। ठीक से माफ़ी मांग। सब इंस्पेक्टर को अब मजा आने लगा था। आदमियों की अकड़ तोड़ने का एक अपना लुत्फ होता है। उसने खन्ना को देखा जो उसकी चतुर चाल पर बधाई देने की मुद्रा में उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तेरी बहन के समान है, हाथ जोड़, सब इंस्पेक्टर ने कहा।
आदमी ने अब हाथ जोड़े और 2-3 बार माफ़ी मांगी। साफ था डर माफ़ी मंगवा रहा था। उसे पश्चाताप था तो इस लड़की को निशाना बनाने का, अपनी हरकत का नहीं। नीलू ने रत्ना की पीठ थपथपाई। चलो चलो ख़त्म करो बात, उसने कहा। रत्ना काठ की तरह बैठी थी। अब वो उठी और धीरे धीरे चलकर आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई, स्थिर अविचल। एकाएक उसने जोर का एक थप्पड़ आदमी के मुंह पर दे मारा। नीलू तेज कदमों से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। खन्ना ने सब इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और बाहर आ गए। रत्ना की आंखें गीली थीं। नीलू उससे कह रही थी कि पुलिस ने आदमी से पैसे ऐंठ लिए हैं। है तो आदमी बड़ा कमीना, मगर ऐसे तो रोज़ मिलते हैं, रोज़ केस तो नहीं कर सकते। खन्ना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसने मुझे थप्पड़ मारा, उन्होंने रत्ना को फिर से कहते सुना। तुमने भी उसे थप्पड़ लगा दिया, अब दोनों बराबर हो गए, उन्होंने आश्वासन के लहजे में कहा। रत्ना ने निर्विकार भाव से उन्हें देखा। मैं उसके बराबर नहीं होना चाहती, उसके मुंह में आया, पर वो चुप रही। चलो तुम्हें घर छोड़ दें, नीलू ने रत्ना से कहा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका अंजलि पांडे की लिखी हुई कहानी एक लड़की। अंजलि पांडे जी की लेखनी बहुत ही सहजता से कहानी के बहाव के साथ बहते हुए रत्ना को मुख्य किरदार के रूप में खड़ा कर देती है। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और ऐसी ही साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।